बताएं। चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर सीएम मनोहर लाल विशेष चर्चा करने वाले हैं। प्रदेश के किसानों से ये विशेष चर्चा होने वाली है। सीएम मनोहर लाल विशेष चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश के किसानों के साथ सीएम संवाद करेंगे। लाभार्थी किसानों से ऑडियो संवाद करेंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल एक बार फिर से अब विशेष चर्चा करने वाले हैं। प्रदेश के किसानों के साथ सीएम ऑडियो संवाद करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशेष चर्चा किसानों के साथ। सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में विधायक चिरंजीव राव के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि रेवाड़ी में केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही एम्स स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साल 2015 में रेवाड़ी क्षेत्र लोगों की मांग पर यह घोषणा की गई थी कि यहां एम्स बनना चाहिए। इस विषय को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके इस विषय को आगे बढ़ाया और वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने हमारे इस अनुरोध को मान लिया है। उन्होंने आगे कहा कि एम्स के लिए चिन्हित जमीन वन विभाग की निकली, जिसके बाद नए सिरे से भूमि का चयन किया गया है। अब एम्स के निर्माण के लिए जमीन की खरीद करके केंद्र सरकार को पट्टे पर दी जा चुकी है। वहां 4 दीवारी बनाई जा चुकी है। एम्स बनाने के कार्य केंद्र सरकार के हैं और टेंडर आमंत्रित करने जैसी प्रक्रिया जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा पूरी की जाएगी और जल्द ही निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी। वेतन बताते हैं कि हम इसकी कोशिश करेंगे कि एम्स खुले। 2015 में अपनी एक इंटेंशन मैंने बताई थी कि यहाँ के लोगों की जो इच्छा है कि एम्स बनना चाहिए, उन्होंने कहा, कहने के बाद हमने इसको परस्यू किया और परस्यू करने के बाद अंतर्गत भारत सरकार ने उसको 2019 में माना। उससे पहले तो माना भी नहीं, लेकिन मानने के पीछे भी बनाने के लिए भी हमको प्रयत्न करने पड़े। एम्स सारे देश भर में एक एक एम्स उन्होंने जब दिया तो उस समय हरियाणा में भी एक एम्स दिया। 2019 के बाद फिर जिस जमीन पर वहां के लोगों ने इच्छा बताई कि ये जमीन हो सकती है, वो जमीन फॉरेस्ट की निकली और फॉरेस्ट के निकलने के बाद उसको फॉरेस्ट से बाहर करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा। अंतोगत हमको जमीन भी दूसरी देनी पड़ी। उस फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर वो एम्स बनना उन्होंने जब मना किया, तब जाके जमीन का अदल बदल हुआ और इस सारी प्रोसेस में कुछ समय जरूर लगा है। ऐसे बहुत से बंधुओं का नुकसान होना स्वाभाविक था। उस समय मन विचार आया कि स्वयं जाकर के इस नुकसान का आंकलन लेना चाहिए। तो मैंने स्वयं जाकर के हवाई सर्वे से भी और वैसे भी कुछ गांव में जाकर के देखा कि किसान बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई के लिए ये भी एक सूचना दी गई सरकार के द्वारा कि हम लोग अपना जो है किसानों का मुआवजा उसका आंकलन करेंगे। लेकिन मैंने तब कहा कि नहीं, किसानों को स्वयं अपने नुकसान का आंकलन करना चाहिए और हम एक व्यवस्था बनाएं ताकि वो स्वयं बता सकें कि किसका कितना नुकसान हुआ है। आखिर कोई भी किसान जो बताएगा तो निश्चित रूप से उस नुकसान को सच्चाई में ही बताएगा, क्योंकि कोई किसान नुकसान दिखाने का बताने का शौकीन नहीं होता है। इसलिए हमने कहा कि एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया जाए और हमारे व्यवस्था के हिसाब से हमने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया और सभी किसान बंधुओं को ये कहा कि आप लोग जो है अपना अपना जो उसके अंदर नुकसान हुआ है उसको आप भर दें, चाहे वो खेती का है अथवा किसी मकान का नुकसान है अथवा कोई पशु का नुकसान हुआ है, कोई व्यवसायिक किसी जगह पर पानी भरा तो वो नुकसान भर दें। तो सब लोगों ने उस किसान को भरा है। तो आज मैं ऐसे
सब बंधुओं से बात कर रहा हूं जिनका नुकसान हुआ और उनको हमने मुआवजा दिया है। प्राकृतिक आपदा से जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा, और चाहे फसल को दोबारा बोने के लिए हमारे किसान बंधुओं को मेहनत करके और फसल खराब होने के बाद दोबारा बिजाई करनी पड़ी, ऐसे लोग सब लोगों से मैं बात कर रहा हूं। तो इस नाते से जो आपको हमने मुआवजा दिया है उसकी जानकारी आपको हो ही गई होगी कि दोबारा बिजाई के नाते से 50,000 एकड़ लगभग ऐसा क्षेत्र था जिसमें 7,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उनको मुआवजा दिया है। ऐसे ही जो प्राकृतिक आपदा, इस नाते से भी कुल मुआवजा जो इस बाढ़ के कारण से दिया गया वो 112 करोड़ रुपया दिया गया है। अगर मैं पिछले सब वर्षों की बात करता हूं तो ऐसा किसानों को जो दिया जाने वाला मुआवजा, हालांकि मुआवजा तभी दिया जाता है जब किसान परेशान होता है, दुखी होता है, लेकिन पर्याप्त मुआवजे की जब हिसाब किताब लगाता हूं तो मुझे संतोष होता है कि हमने पिछले 9.5 साल में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। अगर मैं कांग्रेस के 10 वर्षों का हिसाब आपको बताऊं तो मात्र 1100 करोड़ रुपया दिया गया। 10 गुना एक प्रकार से मुआवजा हमने किसान को दिया है। वो इसीलिए देने का मन हुआ कि मुझे मालूम है किसान की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूं, किसान का बेटा हूं। आज भले मुख्यमंत्री का दायित्व तो मेरे पास है, लेकिन किसान की पीड़ा क्या होती है ये मैं अच्छी प्रकार से समझता हूं। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमने किसानों के लिए हरदम, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे आपके साथी मनोहर लाल की बात हो, हमेशा किसान के साथ खड़े रहे हैं। जैसा आपने को पता है, प्रधानमंत्री जी भी पीएम किसान सम्मान निधि के नाते से और हर 4 महीने में एक किस्त हमको भेजते हैं। हमको 15वीं किस्त भी अभी मिल चुकी है। हरियाणा के 8,74,000 किसानों को किस्त जाती है और इसमें भी किसानों को लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपया ये जा चुका है। तो ये बहुत ही एक मेरे लिए संतोष की बात है कि कभी किसान को परेशान नहीं होने देते हैं। हम किसान भी जो सहयोग करते हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसे अपने को पता है, पराली प्रबंधन ये एक बड़ा विषय है जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे जो आवाजें आती हैं कि किसान पराली जलाता है, उसके कारण से प्रदूषण होता है, और खास करके कोर्ट्स भी कई बार संज्ञान लेती हैं। और संतोष की बात तो यह है कि पिछले दिनों में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन का जो कार्य किया है किसानों की सहायता करके, ये सराहनीय है। बल्कि पंजाब की सरकार को उन्होंने फटकार भी लगाई है। तो उस नाते से और हम जो किसानों को जो सहायता करते हैं उसका भी एक लाभ हमको मिला है और किसानों ने भी उसका सहयोग किया है। अगर आईसीआर की रिपोर्ट जो 22 नवंबर को भी प्रकाशित हुई है, उसका मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हरियाणा में कुल मिलाकर के इस बार सीजन में 2,239 जो केसेस हैं वही यानी पराली जलाने के हुए हैं, जबकि अपना पड़ोसी प्रदेश पंजाब, वहां पर यह आंकड़ा 36,118 मामले हैं। अर्थात बहुत बड़ी संख्या में पंजाब में पराली जलाई जाती है। हरियाणा के किसानों को हमने इस पराली प्रबंधन के लिए बहुत सा सहयोग भी किया है। हमने इसमें कुल मिलाकर 2500 रुपये प्रति टन के हिसाब से किसान की पराली की बिक्री इसकी व्यवस्था की है। और यदि 20% से कम मॉइस्चर पाई जाती है तो 500 रुपया इसके लिए अलग से भी और ये दिया जाता है। तो इस प्रकार हम उनको जो इम्प्लीमेंट्स भी देते हैं, उस इम्प्लीमेंट्स में अभी 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये हमने बनाए हैं ताकि हम पराली इकट्ठा करने के लिए, उसको इकट्ठा करके बेचने के लिए वहां से और जो हायर करके और इम्प्लीमेंट से ले सकते हैं। कोई किसान अपना इम्प्लीमेंट अगर लेना चाहता है उसको भी सब्सिडी दी जाती है। 80,000 फसल अवशेष के ऐसे प्रबंधन के उपकरण ये किसानों ने खुद खरीदे हैं। हम इसमें सब्सिडी भी देते हैं। यदि कस्टम हायरिंग सेंटर कोई बनाता है उनको 50% की जो सब्सिडी मिलती है, और जो स्वयं किसान अपना कोई ऐसा उपकरण खरीदना चाहे तो उसको 80% का और ये अनुदान ये हम देते हैं। तो मित्रों, इस कारण से पंजाब में जो पराली की जो कमी दर्ज की गई वो बहुत कम दर्ज की गई, लेकिन हरियाणा में जो पराली प्रबंधन की कमी दर्ज की गई है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 36.5% और ये कम की गई है। तो इसलिए एक बहुत अच्छा ये विषय किसानों ने इसको किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। तो चाहे बाढ़ का मामला हो, हमारे 12 जिलों को बाढ़ ग्रसित घोषित किया गया था। अगर मैं घग्गर के बाढ़ क्षेत्र की बात करता हूं
तो उसमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा ऐसे 6 जिले आते हैं। और यमुना के साथ साथ भी इसी प्रकार से, चाहे वो यमुनानगर हो, करनाल हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, पलवल हो अथवा फरीदाबाद हो, ऐसे ये 6 जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हैं। तो 12 के 12 जिलों में कुल मिलाकर 1469 गांव और 4 शहर इससे प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे सब इलाकों का हमने जो मुआवजा है वो किसानों को दे दिया है। अभी जो फसल का जो प्राकृतिक आपदा जिस प्रकार से होती है अथवा विशेष तौर पर कपास, इस कपास का जो सुंडी का खराबा हुआ है उसका मुआवजा जाना अभी शेष है। बहुत जल्दी उसको भी हम 31 दिसंबर तक सब आंकलन करके और आपको भेज दिया जाएगा। जहां तक फसल के विविधीकरण की बात है, हमने ये भी अपील की थी कि किसान कम से कम पानी की चिंता करें, और जहां पानी बहुत गहराई में हो गया है, जहां हम अपनी यानी आगे आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त पानी भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, ऐसे किसानों को हमने अपील की कि आप कम से कम धान की बिजाई को छोड़कर उसकी जगह अन्य फसलों की अगर बुआई करेंगे तो हम 7,000 रुपया प्रति एकड़ हर किसान को और इस मुआवजे के नाते से देंगे, ताकि फसल धान की बजाय दूसरी फसल बुआई करे। और ऐसा पिछले 2 वर्षों में लगभग 2.25 लाख एकड़ पर किसानों ने धान को छोड़ा है। बधाई के पात्र हैं। और हमारा ये जो मेरा पानी मेरी विरासत की योजना, दूसरे प्रदेश भी इसको अपने यहां लागू करने के लिए लायक हैं कि हम भी इस योजना को लागू करेंगे, ताकि पानी की चिंता ये सब लोग कर सकें। तो मित्रों, भाई बहनों, चाहे वो बाढ़ की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे मेरा पानी मेरी विरासत की बात हो, अथवा पराली प्रबंधन की बात हो, इन सब विषयों पर आप लोगों ने सहयोग किया है। पराली प्रबंधन तो और भी कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे फसल अवशेष प्रबंधन हेतु पूसा डिकम्पोजर किट, ये भी हमने बांटे हैं। 2.5 लाख एकड़ में इस बार पूसा कंपोजर किट बांटे गए हैं। और हमारा इस बार का लक्ष्य है कि अगले इस वर्ष में 5 लाख एकड़ ये पूसा डिकम्पोजर किट ये बांटे जाएं, ताकि लोगों को इसका जो है पर्याप्त लाभ मिल सके। जहां तक मुआवजे की बात है, मुआवजा सब प्रदेशों में जितना मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाता है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपना बीमा नहीं कराते हैं, ऐसे किसानों को पिछली सरकार तो मात्र 6,000 और जाते जाते 10,000 करके गए थे। 10,000 का मुआवजा भी किसी को दिया नहीं था, लेकिन हमने आने के बाद उसको पहले 12,000 किया और फिर बाद में 15,000 रुपया एकड़ ये हमने किया है। तो 15,000 रुपया एकड़ अपने आप में एक राशि हरियाणा सरकार ही सबसे ज्यादा राशि देती है। तो किसान के नाते से आपकी किस प्रकार से लाभ आपको पहुंचाया जाए, किसानों के फसलों के दाम कैसे मिले, मंडी की व्यवस्था, मार्केटिंग व्यवस्था कैसे अच्छी की जाए। मुझे खुशी है कि मार्केटिंग की व्यवस्था हरियाणा की बाकी आसपास के प्रदेशों से सबसे अच्छी है। यही कारण है कि होड़ लगी रहती है। बाहर के प्रांत के जो सीमावर्ती जिले हैं, वहां से भी किसान, चाहे वो पंजाब हो अथवा उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जिलों, आसपास के जिलों के लोग हरियाणा की मंडियों में फसल बेचना चाहते हैं। और हमने फसल 1-2 नहीं, 14 फसलें ऐसी जो हैं वो एमएसपी पर खरीदनी ये शुरू की हैं। अगर किसी फसल को हम एमएसपी पर खुद नहीं खरीद सकते हैं, तो उसमें भी हमने व्यवस्था की है कि भावांतर भरपाई योजना, उसमें चाहे सब्जियां हो, फल हो अथवा बाजरा हो, इसकी व्यवस्था भी सफलतापूर्वक लागू की गई है। इन सब योजनाओं को आसपास के प्रदेशों के किसान खूब समझ रहे हैं, खूब उनको ये जानकारियां मिल रही हैं। तो मेरा किसान किस प्रकार से खुशहाल बने, कैसे आगे बढ़े, ये बात भी सत्य है कि किसानों की जो जोत है ये बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि अपने यहाँ जमीन तो जितनी है उतनी है। कुछ जमीन हमारे विकास के नाते से, शहरीकरण के नाते से, औद्योगिकरण के नाते से उसमें लग रही है, बाकी जमीन जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और आवश्यकता हमारे परिवारों की बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारा जो जमीन का जो भाग है यानी जोत है वो हमारी बहुत छोटी होती जा रही है। हम ऐसे सब किसानों के परिवारों में भी कम से कम एक परिवार को अपना व्यवसाय करने के लिए सरकार कैसे सहयोग कर सकती है, नौकरी में जाने के लिए कैसे सहयोग कर सकती है, प्राइवेट नौकरी उसको कैसे मिले, उसकी स्किलिंग करा करके उसका जो हुनर विकास करके और कैसे उसको स्वयं रोजगार के नाते आगे हम बढ़ाएं। तो इन बातों पर भी हम लगे हैं, ताकि कोई किसान उसकी आय कम से कम किसान कहलाता है तो एक आदरणीय एक नागरिक के नाते उसका जो स्थान बने। तो हम चाहेंगे कोई किसान बीपीएल के नीचे न रहे,
सब किसानों की आय 1,80,000 से ऊपर कैसे हो, इसकी योजनाएं हमारे सभी विभाग मिलकर के बनाते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का भी हम लाभ उठाते हैं। ऐसे आपके भी किसी प्रकार के कोई अच्छे सुझाव होंगे तो निश्चित रूप से हम उनको भी लेंगे। हरियाणा के अंदर 500 से लेकर 800 तक ऐसा माना जाता है कि प्रगतिशील किसान भी हैं। प्रगतिशील किसानों को भी हमने योजना के माध्यम से कैसे उसका विस्तार हो, हर प्रगतिशील किसान एक नए किसान को ट्रेंड करके उसको प्रगतिशील बनाए, इस योजना पर भी हम लगे हैं। उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि हमने दी है। विदेशों में जाने के लिए ऐसे हमारे किसान बंधु वहां जाकर के अध्ययन करके आए कि किसानी किस प्रकार से और अच्छी की जा सकती है। इसके लिए भी विदेश भ्रमण की योजना भी हम बना रहे हैं कि कुछ किसान अगर जाकर के अध्ययन करके आना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जमीन बहुत है, अगर आपके किसान हमारे यहाँ जमीन लेकर के और खेती करना चाहें तो वो भी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे कुछ किसानों को वहां जाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो मित्रों, किसानों की मदद जितनी हमारे से हो पड़ती है उतनी हम करेंगे। और इसी के साथ किसानों को बहकाने वाले भी बहुत लोग अपने पास आते हैं। वो बहकाने का जिनका कुल मिलाकर एक स्वभाव ऐसा, एक आदत ऐसी है, या उनका कुछ लक्ष्य और हो सकता है, तो ऐसे बहकाई करने वाले भी कुछ किसान संगठन बना करके, किसान नेता बन करके, और जिस प्रकार से आपके पास आकर के बहकाते हैं, उनसे जरूर सावधान रहना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और यहाँ का किसान खुशहाल हो। क्योंकि किसान कमजोर रहेगा तो उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहेंगी। तो मैं इस बहुत ही एक मन के भाव से आपको बात कह रहा हूं जो मेरी चिंता है। तो इस चिंता से हम कैसे उभरें और किस प्रकार से किसान का भला करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आप भी हमारा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम मिलकर के अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और हमारे प्रदेश का देश को आगे बढ़ाने में योगदान भरपूर होगा, उसमें हम सहभागी बनेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तारीख को माननीय उपराष्ट्रपति जी जो हमारा गीता जयंती समारोह का ऑफिशियल इनॉग्रेशन करेंगे, ओपनिंग सेरेमनी का, जिसमें पहले सेमिनार और उसके बाद ब्रह्म सरोवर पर जो हमारे असम पवेलियन, हरियाणा पवेलियन और DIPRG स्टेट एग्जीबिशन, ग्रुप फोटो और उसके बाद आरती में भी वो शामिल होंगे। सब इसकी आज एक रिहर्सल की गई थी, सबकी ड्यूटीज लगा दी है अलग अलग वेन्यूज पे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक नीरज शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने राज्य वित्त आयोग के माध्यम से सभी शहरी निकायों को विकास कार्यों के लिए स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू SOTR का 7% प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही निकायों की तरफ से उपलब्ध राशि को खर्च करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि निधि की आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित रूप से सरकार अनुदान देगी। पिछले वर्ष सरकार ने शहरी निकायों के पास उपलब्ध राशि की जानकारी एकत्र की थी और ये सामने आया कि 5,500 करोड़ रुपए निकायों के पास बैंकों में जमा के रूप में पड़े हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम में लोकल बॉडीज अलग विषय है, प्रदेश सरकार का अलग विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग विषय है। हम किसी के सिस्टम में इस प्रकार से डायरेक्ट इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारे काम जो उन्होंने बताए हैं ये कारपोरेशन के काम हैं। और कारपोरेशन पहले जो आदतें बनी हुई हैं हमारे सारे सिस्टम में पहले से कि इतना रुपया सरकार हमको दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे। अब हमने वर्ष भर से ये सिस्टम बनाया कि जितना जिसके पास फंड्स हैं उन विषयों में, उस मद में जितना पैसा है उसको वहां अपना खर्च करें। आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि निश्चित राशि तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 7% जो हमारे बजट का ये जो हमारा SOTR है, सेल्फ ओन रेवेन्यू जो टैक्स है, उसका 7% हम देते हैं।
अपना एक सिस्टम है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम में लोकल बॉडीज अलग विषय है, प्रदेश सरकार का अलग विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग विषय है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दे सदन में उठाए और साथ ही सरकार की तरफ से जवाब भी दिए। सदन की कार्यवाही के बाद कांग्रेस विधायक दल के उप नेता आफ्ताब अहमद से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। पहला दिन आज समाप्त हो गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज के पहले दिन की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? कितना फ्रूटफुल लगता है आपको? विपक्ष के जो मुद्दे उठाए गए थे, सरकार ने किस तरीके से जवाब दिया? मैं समझता हूं कि चाहे प्रश्नकाल की बात हो, चाहे शून्यकाल की बात हो, चाहे हमारे स्थगन प्रस्ताव हो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, सरकार का आप रवैया देख सकते हैं। बार बार हर सत्र में सरकार जो प्रदेश के वास्तविक मुद्दे हैं, जो इनकी कमियां हैं और जो इनके अपनी जो सरकार की नाकामी है उसको छुपाने का काम करती है। हमेशा ज्वलंत मुद्दे जैसे हैं, अब जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की मौत हुई है, एक सच्चाई है। इसमें पुलिस का, प्रशासन का और पूरे स्टेट का एक फेलियर है और इससे हरियाणा को एक बदनामी का दंश झेलना पड़ा है। आज के दिन भी हुश ट्रेजेडी होना, उस बात को अगर हम स्थगन प्रस्ताव लेके आते हैं तो उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में संकलन कर देना इस बात को दर्शाता है कि ये जो चीजें आनी चाहिए जनता के सामने, उन चीज सामने लाने से उन चीजों को डरते हैं सदन के पटल पे, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होता। इसी तरीके से अपने जवाबों में भी कि ये जवाब मतलब सवालों में भी कि ये लंबा जवाब है और इसमें अनधिकृत कॉलोनी की बात कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि उसमें कैसे गोल करके, जबकि एक बहुत बड़ी वास्तविकता है कि अनधिकृत कॉलोनियां पनप रही हैं, हजारों की संख्या में ये उनको नियमित कर रहे हैं। और उसमें हो क्या रहा है, उसमें चाहे उसमें रजिस्ट्री की बात करें, गरीबों के साथ धोखा हो रहा है। ना उन्हें सड़क मिलेगी, ना उन्हें बिजली मिलेगी, ना पानी मिलेगा, ना एक व्यवस्थित जीवन जीने का अधिकार जो मिलेगा, लेकिन लूट जरूर हो जाएगी, उनके धन की लूट जरूर हो जाएगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव फसल मुआवजा को लेकर वह जो बाढ़ से खराब हुई थी, सरकार की तरफ से जो जवाब रखे गए हैं कि मुआवजा दे दिया गया है या बाकी तरह की क्षतिपूर्ति पोर्टल के तहत जो भुगतान करने की प्रोसेस जो है जारी है, तो विपक्ष इससे कहां तक सहमत है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं है। हमने बता दिया आपको, ये तो 2023 की जुलाई की बात बताई जो भारी वर्षा और फ्लड के कारण थी। हमने रबी 2022 की आपको सामने कर दिया। 109 करोड़ में से 42 करोड़ रुपए बंटना और मेरे जिले में तो एक साल में 32 करोड़ रुपए में से सिर्फ किसानों के मुआवजे के तौर पे 1 करोड़ रुपए का बंटवारा होना अपने आप में दर्शाता है किस तरह का शासन ये चल रहा है और किस तरह के धोखा एक किसानों के साथ कर रहे हैं। इनको किसानों की भरपाई करने से जो है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ अनाउंस करने के लिए है कि घोषणा करने के लिए कि हमने इतना। एक सवाल और है कि आज सदन के अंदर दो विधेयक हैं जो वो आज ही पटल पर रखे गए, जबकि कहा जाता है कि जब सरकार बनी थी तो कहता था कि 1 हफ्ते पहले दिया जाएगा, फिर 3 दिन की बात हुई, लेकिन आज सीधे पटल पर प्रस्ताव रखे जो विधेयक रखे गए हैं, क्या कहेंगे? मैं आज आपने जो बात कही वो मैंने स्पीकर के सामने स्वयं ने इस बात को रखा कि हमारी परंपराओं को तो ऊपर तो चलते हो, लेकिन आपने अपनी परंपराएं जो स्थापित की थी उनसे आप हट गए हैं। पहले 5 दिन का आपने बिल का कहा था और हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप दिन के दिन आप बिल लाते हो, तो उस चीज का उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे और इसलिए चर्चा के लिए हमारी मांग पे उसे मंगलवार का करा गया कि हम 2-3 दिन। तो अपने आप देख सकते हो कि सरकार जो है सीरियस नहीं है। सरकार अपने काम में जो है कहीं खाना पूर्ति कर रही है और अपना टाइम पास कर रही है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद, जिनका कहना था कि पहले दिन की कार्रवाई को लेकर विपक्ष के सवालों का जो है सरकार सही ढंग से जो है जवाब नहीं दे पाई, साथ ही विपक्ष जो भी पूछता उसको कहीं ना कहीं गोलमाल करने की जो है सरकार की कोशिश रहती है। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।